बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जासूसी जंक्शन में खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। पेशे खिदमत है मकबूल जहांगीर के कलम से लिखी गई एक तहरीर। ये आदमी ख़तरनाक है। आधी रात गुजर चुकी है। मैं लंदन के पकार्डली सर्कस के नुक्कड़ पर खड़ा मिरांडा वैन जेल्डन के बारे में सोच रहा हूँ। यह हसीन मगर बेवकूफ़ लड़की इस वक्त कहाँ होगी और क्या कर रही होगी। मेरे इर्द गिर्द रौनक ही रौनक है। न्यून साइन है, सड़कों पर बेशुमार रोशनियां हैं, जगमगाते होटल हैं, उधम मचाते नाइट क्लब हैं, सिनेमा और शराब खाने हैं। मैं भी जाग रहा हूँ और अजीम लंदन का ये हिस्सा भी जाग रहा है। मुझे लैमी कॉशन कहते हैं जनाब। मैं वो शख्स हूँ कि अमेरिका की कई रियासतें मेरे नाम से वाकिफ़ हैं। मैं बाहर से ज़्यादा अंदर की दुनिया में जाना पहचाना जाता हूँ। ये सुनिए कि मुझे अमेरिका से चोरी छुपे निकलकर यहाँ लंदन में क्यों आना पड़ा। चोरी छुपे से मेरा मतलब जाली पासपोर्ट से है। वहाँ न्यूयॉर्क में मुझे किसी ने बताया था कि इंग्लिस्तान की पुलिस वाले बड़े स्मार्ट हैं। ऐसे स्मार्ट के ये लोग बतौर मशक एक दूसरे को ही गिरफ्तार करते रहते हैं। बहरहाल अभी मेरा इनसे आमना सामना नहीं हुआ। हाँ, तो मैं आपको उस औरत मिरांडा वैन जेल्डन के बारे में कुछ बताने वाला था। सच तो यह है कि मैं उसी औरत के ताकुब में जान हथेली पर रखकर अमेरिका से इंग्लिस्तान आया हूँ। उसका बाप अमेरिका का अरबपति है। जी हाँ, और ये औरत अपने बाप की तमाम दौलत की वाहिद वारिस। बहुत से लोग उस औरत को अगवा करने की फिक्र में हैं। अमेरिका में चप्पे चप्पे पर बदमाशों और बर्दा फरोशों के ग्रोह काम कर रहे हैं। आपने उनके बारे में अक्सर सुना होगा। फिलहाल मेरा ताल्लुक किसी ग्रोह से नहीं। मैं तनहा काम करने का आदी हूँ। बाज़ौकात मुजरिमों के उन ग्रोहों में पेशा वराना रकाबत का चक्कर भी चल जाता है और उसके बाद राइफलों पिस्तौलों के मुंह खुल जाते हैं। फिर लाशें ही लाशें और खून ही खून नजर आता है। कभी कभी कोई मोटा शिकार सामने आता है तो हर ग्रोह उसे उचकने की कोशिश करता है और जाहिर है ऐसे धंधे में तसादम होना लाजमी है। चुनाचे उसी औरत मिरांडा को ले लीजिए। पहले पहल रियासत टोलेडो में मैंने उसका नाम सुना और पता चला कि लिकासर बदमाश का ग्रोह उसे उड़ाने की फिक्र में है। फिर एक रात मालूम होता है कि जैमसन क्लब में एक बड़ी पार्टी उसी लिकासर बदमाश के आदमियों ने मिरांडा के आजाज में दी है और ग्रोह का ख्याल है कि जब ये औरत वहां आ जाए तो वापस ना जाने पाए और उसे वहीं से किसी ऐसी जगह उड़न छू कर दिया जाए कि पुलिस वालों को उसकी हवा भी ना मिले। जाहिर है मुझे भी इस मामले से एक बदमाश और कातिल होने के नाते दिलचस्पी है। दिमाग के किसी दूर अफ्तादा गोशे में यह कीड़ा भी रेंगता है कि अगर मैं खुद उस दौलतमंद बाप की इकलौती लोंडिया को गायब कर दूं तो पांचों घी में और सड़कड़ाही में होगा। चुनाचे मैं एक पिस्तौल अपनी पतलून की पिछली पॉकेट में और दूसरा कोट की अंदरूनी जेब में ठूंस कर जेमसन क्लब पहुंचता हूँ। वहां रक्सो सरूर और शराब और कबाब का एक हंगामा बपा है। क्लब के डांस हॉल में 17-18 बरस की एक हसीन तरीन लड़की लिकासर ग्रोह के एक गुरीले योनीमाला के साथ वालिहाना अंदाज से डांस कर रही है। मुझे किसी ने बताया था कि ये लड़की, जिसका नाम मिरांडा है, फितरी तौर पर मुहिम जू है और ऐसी पार्टियों और ऐसे लोगों में घुलने मिलने का जुनून है जहां मार धाड़ खूब होती हो। उन दिनों रियासत टोलेडो में मुझ जैसे बदमाशों और कातिलों की बड़ी खपत थी। पुलिस की क्या मजाल के रोक टोक करे। जहां किसी ने चूं की और वही गोली पड़ी उसकी खोपड़ी पर। टोनी लेकासर दरअसल न्यूयॉर्क का गुंडा था और वहां जब सदर रोजवेल्ट और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के चेयरमैन एडगर होवर्ड ने तंग आकर बदमाशों के गिर्द घेरा तंग किया तो टोनी लेकासर ने टोलेडो की आबो हवा को अपने मवाफिक पाकर यहाँ पनाह ली और आते ही कत्लो गारत का बाजार गर्म कर दिया। फिर तो उसके ग्रोह में बड़े बड़े नामी ग्रामी बदमाश शामिल होने पर फख्र महसूस करने लगे और ये चीज ऐसी ना थी जो फरनेकी के लिए काबिल कबूल होती। फ्रैंकी रियासत टोलेडो का जद्दी पुश्ती बदमाश था और ये उसके लिए डूब मरने की बात थी कि न्यूयॉर्क का एक शख्स वहां आकर अपनी हुकूमत कायम करे। चुनाचे दोनों ग्रोहों में ठन गई और अब मुझे मालूम है कि मिरांडा को अगवा करने और उसके दौलतमंद बाप से $20 करोड़ वसूल करने का ख्वाब देखने वाले कौन कौन हैं। जेम्स क्लब के हाल में रात 1 बजे मिरांडा वैन जेल्डन उन तमाम हालात से यकसर बेखबर यूनीमाला के साथ रक्स कर रही है। यूनीमाला लिकासर ग्रोह का सबसे जवान मर्द और खूबसूरत बदमाश माना जाता है। एक सतून की आड़ में खड़े होकर मैंने सिगरेट सुलगाया और मिरांडा को देखने लगा। इस हंगामा खेज माहौल में वो कितनी खुश नजर आ रही है। उसके चारों तरफ उठाई गिरे चोर और डाकू अपनी अपनी गर्ल्स फ्रेंड्स के साथ नाच रहे हैं और सफेद जैकेटों और पतलूनों में बलबूस बैरे फुर्ती से मेहमानों की तवाज़ो करने में मसरूफ हैं। जेमसन क्लब लिकासर की मलकियत है और ये बैरे भी सबके सब ग्रोह के बदमाश हैं।
بعض खवातीन भी वेटरस के फराइज सर अंजाम दे रही हैं। उनमें से अक्सर चौकट्टे मेरे जानने वाले हैं और मुमकिन है कुछ लोग मुझे भी पहचान रहे हों, लेकिन अभी तक किसी ने मुझसे हम कलाम होने की कोशिश नहीं की। मैं थोड़ी देर घूम फिर कर इस इमारत का जायजा लेता हूँ। फिर पिछली तरफ जहाँ गिराज है बहुत सी कारें खड़ी हैं। मैं उन सबको जल्दी जल्दी देखता हूँ। आखिर एक शानदार गाड़ी पर मेरी निगाहें जम जाती हैं। उस गाड़ी के दाएं दरवाजे M1Z के हरूफ चमक रहे हैं। मैं उसका दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता हूँ और इंजन स्टार्ट करता हूँ। गिराज से निकलकर मैं उसे क्लब से कुछ फासले पर 3 घने दरख्तों के अकब में खड़ा कर देता हूँ। गाड़ी का इंजन चलता छोड़कर मैं वापस डांस हॉल में आ रहा हूँ। मेरी छठी हिस्स बता रही है कि अभी चंद लम्हों बाद यहाँ जबरदस्त हंगामा होने वाला है और उसकी वजह यह है कि मैंने हॉल में फ्रैंकी के 2-3 आदमियों को एक दूसरे से इशाराबाजी करते देख लिया है। उन्होंने नकली मूंछें और दाढ़ियां अपने चेहरों पर सजा रखी हैं ताकि लिकासर के आदमी उन्हें पहचान न पाए। अब मैं क्लब के सदर दरवाजे से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गया हूँ। एन उसी लम्हे 3-4 कारें मुख्तलिफ मकामात पर आकर पार्क होती हैं और सबसे अगली गाड़ी में से फ्रैंकी कूद कर बाहर निकलता है। उसके हाथ में टॉमी गन है। मैं फौरन पिछले दरवाजे से क्लब में वापस जाता हूँ। डांस हॉल में मिरांडा और यूनिमाला अभी तक दूसरे बहुत से जोड़ों समेत थिरक रहे हैं। मैं एक वेटरेस को $5 का नोट निकाल कर देता हूँ और कहता हूँ, मिस मिरांडा वैन जेल्डन को इतला दो कि उनका एक जरूरी फोन आया है। बराह करम काल बूथ में जाकर फोन सुन लें। यह पैगाम वेटरेस के जरिए मिरांडा तक पहुंच गया है। वो यूनिमाला से माजरत के बाद आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हॉल से बाहर उस तरफ चली जाती है जिधर टेलीफोन बूथ बने हुए हैं। मिरांडा के जाते ही बैंड यकलख्त खामोश हो जाता है। बैंड थमने की वजह है कि फ्रैंकी के किसी आदमी ने सबसे पहले डांस हॉल की एक खिड़की से बैंड मास्टर की खोपड़ी का निशाना लेकर फायर किया है। गोली निशाने पर लगी है। बैंड मास्टर लकड़ी के फर्श पर पड़ा तड़प रहा है और खून में लथपथ है। फिर जके बाद दीगरे कई और गोलियां चलती हैं। चंद और आदमी लड़कनियां खाकर फर्श पर ढेर हो जाते हैं। मैं बाहर काउंटर के अकब में एक जैतून से लगा खड़ा इत्मीनान से सिगरेट पी रहा हूँ। इतने में लिकासर के आदमी भी अपने अपने रिवाल्वर निकालकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। मैं सिगरेट का आखिरी हिस्सा जूते के तले मसल कर बाहर राहदारी में आ जाता हूँ। राहदारी के परले सिरे पर टेलीफोन बूथ है। मैं उधर टहलता हुआ जा रहा हूँ। सामने से मिरांडा आ रही है। फायरिंग की आवाज उसके कानों तक पहुंच गई है और उसे यह भी पता चल गया है कि फोन आने की इतला गलत है। उसका चेहरा अंदरूनी जोश से तमतमा रहा है और रुखसार अंगारों की मानंद दहक रहे हैं। वो मेरे करीब आती है। मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, मिस वैन जेल्डन, क्या ये बेहतर ना होगा कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं? ये जगह ऐसी नहीं जहाँ शरीफ लड़कियां ज्यादा देर तक रुक सकें। इससे पहले कि कोई गोली आपका भेजा पाश पाश कर दे, आप यहाँ से चल दें। मैंने आपकी कार गिराज से निकालकर पिछली सड़क के उस मकाम पर खड़ी कर दी है जहाँ 3 दरख्त मिले खड़े हैं। कार का इंजन चालू है। अब देर ना कीजिए और रफू चक्कर हो जाइए। वो सुकून से अपनी जगह खड़ी मेरी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रही है। अब फायरिंग की आवाजें गिराज की तरफ से भी आ रही हैं। मैं उस बेवकूफ लड़की का हाथ पकड़कर तकरीबन दौड़ता हुआ उस जगह जाता हूँ जहाँ उसकी रोडस्टर मौजूद है। उसका इंजन बाकायदा चल रहा है। ड्राइविंग सीट पर बैठकर वो मेरी तरफ देखती है और कहती है, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, ताहम मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम परिस्तान का शहजादा है, मैं जवाब देता हूँ। अब जाती हो या बुलाऊं मौत के फरिश्ते को? बहुत बेहतर परिस्तान के शहजादे, फिर मिलेंगे, वो हंसकर कहती है और चंद लम्हों बाद अंधेरे में कार की पिछली सुर्ख बत्तियां दूर हटते हटते मदम होती हुई गायब हो जाती हैं। मैं जेब से नया सिगरेट निकाल कर सुलगाता हूँ। अभी मैंने तीली फूंक कर बुझाई है कि अपने पीछे एक आहट सुनता हूँ। गर्दन घुमाकर देखता हूँ तो साइजेले को खड़े पाता हूँ। उसके लबों पर मायनी खेज मुस्कुराहट है और वो भी उस जानिब तक रहा है जिधर मिरांडा की गाड़ी गई है। साइजेला को देखते ही मैं समझता हूँ कि टोनी लेकासर के पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है। अगर आप उस हरामुद्दहर शख्स साइजेले को नहीं जानते तो जान जाइए कि आप अमेरिका में किसी को नहीं जानते। ये वो आदमी है जिसके कांटे का कहीं मंतर ही नहीं। दुनिया के किसी कोने में कोई जुर्म हो, साइजिले का हाथ उसमें जरूर होगा। गुज़िश्ता चंद बरसों से उसका धंधा ऊंचे ऊंचे घराने के अफराद को अगवा करके उनके लवाहकीन से बड़ी बड़ी रकमें बटोरना है। आदमी इतना ज़हीन है कि कभी सामने आकर काम नहीं करता, हमेशा बैकग्राउंड में रहता है और यही वजह है कि जराइम की दुनिया का मास्टर होने के बावजूद पुलिस को उसे पकड़ने के लिए अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। मुझे इब्तदा ही से शुबा था कि टोनी लेकासर की पुष्ट पर कोई जरखेज जहन काम कर रहा है और न मिरांडा वैन जेल्डन को अगवा करने का मंसूबा बनाना लेकासर जैसे जटिल और गबी शख्स का काम नहीं हो सकता। साइजेला,
मुझे देखकर हंसता है और अब मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मेरा हाथ खुद ब खुद अपनी पतलून की बैक पॉकेट की तरफ बढ़ गया है जिसमें 6 गोलियों वाला ऑटोमेटिक पिस्तौल रखा है। लेकिन नहीं, शायद वो मुझे शूट करने का इरादा मुलतवी कर रहा है। साइजेला और मैं चंद लम्हों तक एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते और मुस्कुराते रहते हैं। फिर वो सिगरेट सुलगाते हुए कहता है, खूबसूरत काम, अच्छा काम दिखा है दोस्त। अच्छा, फिर मिलेंगे। मैं कुछ नहीं कहता और उसे जाते हुए देखता रहता हूँ। जब वो नजरों से ओझल हो जाता है तो मैं दोबारा डांस हॉल की तरफ आता हूँ। फायरिंग कभी की थम चुकी है और अब क्लब में कब्रिस्तान का सा सन्नाटा है। डांस हॉल में 10-15 लाशें खून में नहाई पड़ी हैं। उन्हीं में उस वेट्रेस की लाश भी शामिल है जिसने $5 का नोट देकर वो खून वाला झूठा पैगाम मिरांडा तक पहुंचाया था। शराब की बेशुमार बोतलें टूटी फूटी बिखरी हुई हैं। कुर्सियां और मेजें उल्टी पड़ी हैं। दीवारों से लगे आईने और तमाम झाड़ फानूस तबाह हो चुके हैं। बार काउंटर पर थोड़ी देर पहले काम करने वाला मोटा आदमी लकड़ी के काउंटर पर औंधे मुंह लटका हुआ है। 2 गोलियां उसके सीने में लगी हैं और एक खोपड़ी में सुराख करती हुई निकल गई है। खून में उसका चेहरा डूबा हुआ है और आंखें खुली हैं। बाहर आकर मैं अपनी कार में बैठता हूँ और वहां से रुखसत होते हुए मैं इस जुमले का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ जो साइजेला ने हंसकर मुझे से कहा है। क्या इसके मायने ये हैं कि उसने मुझे पहचान लिया है और अब मैं लंदन के बारौनक पकार्डली सर्कस में आधी रात के वक्त फुटपाथ पर खरामा खरामा चलता हुआ यही बात सोच रहा हूँ कि अगर मेरा मुकाबला साइजेला से है तो मुझे हाथ पैर बचाकर काम करना होगा। यकीन कीजिए, ये शख्स और उसके ग्रोह का हर आदमी इतना सफाक और संगदिल है कि अगर वो बिल्ली के बच्चे को भी अपनी राह में आता देखे तो बिला तामुल गोली मार देगा। और मैं फिलहाल मरने का कोई इरादा नहीं रखता। रॉयल थिएटर के सामने पहुंचकर मैं देखता हूं कि शो अभी अभी खत्म हुआ है और तमाशाई बाहर निकल रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए वहां रुककर उन चेहरों पर निगाहें जमाता हूँ। यकायक एक खुशकामत और खुश चेहरा औरत पर नजर पड़ती है। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में खुली दावत पोशीदा है। मैं भी जवाब में मुस्कुराता हूँ और नाजो अदा से इतनी शानदार कार में बैठती है और कार स्टार्ट करके फुटपाथ के करीब आती है। उसके रंगीन लबों पर अब भी वही मुस्कुराहट है। मेरे नजदीक आकर वो कार रोककर दरवाजा खोलती है। मैं सीट पर बैठ जाता हूँ। लेमी काशन, बड़े अफसोस की बात है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। क्या तुम्हें न्यूयॉर्क की वो शब याद नहीं जब तुम होटल रिटर्न्स में होने वाली उस पार्टी में शरीक थे जो शोलर ने दी थी और तुम बेइंतहा शराब पीकर मदहोश हो गए थे? फिर मैं तुम्हें घर छोड़ कर आई थी। मैं मुंह से सीटी बजाता हूँ। बेशक याद आया कि ऐसा हुआ था। अच्छा, तो वो तुम थी, मैं हंसकर कहता हूँ। क्या दिन थे वो भी। यार, लंदन में तुम क्या कर रही हो? सब कुछ बताती हूँ प्यारे, जरा छुरी तले दम तो लो, वो कार चलाते हुए कहती है। गाड़ी अब पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही है। वो औरत अब ऐसे लोगों का बेतकल्लुफी से जिक्र कर रही है जिन्हें मैं बखूबी जानता हूँ। उसकी बातों से अंदाजा होता है कि वो मुझे अच्छी तरह जानती है। गाड़ी पाल माल से होती हुई अब नाइट्स बुर्ज की तरफ बढ़ रही है। 1-2 मोड़ मुड़ने के बाद यकायक वो ब्रेक लगाकर कार रोक देती है। ये एक शानदार मकान है जिसके आगे हम रुके हैं। आओ लमी, मैं यहाँ रहती हूँ, वो कार का दरवाजा खोलते हुए कहती है। मैं उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता हूँ और अब मैं सोच रहा हूँ कि ये औरत मुझे किस मकसद के लिए यहाँ लाई है। मकान के अंदरूनी हिस्से से कहकहों और गिलासों के खनकने की आवाजें आ रही हैं। मैं हैरान हूँ कि ये किस्सा क्या है। बहरहाल अभी ये सब कुछ खुला जाता है। 1-2 खाली कमरों से गुजरते हुए हम बिलाखिर एक हाल कमरे में दाखिल होते हैं और मैं दरवाजे में कदम रखते ही ठिठक जाता हूँ। सामने एक शानदार सोफे पर नीम दराज, एक हाथ में शराब का गिलास थामे और दूसरे हाथ में 9 गोलियों वाला खुदकार रिवॉल्वर पकड़े साइजेला मुस्कुरा रहा है। अंदर चले आओ, वो पिस्तौल हिलाकर मुझसे कहता है। मैं अपनी जगह दम बखुद खड़ा हूँ। 10 सेकंड तो ये तय करने में लग गए कि मैं जमीन पर हूँ या आसमान पर। यकीन नहीं आता कि यहाँ इंग्लिस्तान की सरजमीन पर लंदन जैसे शहर में साइजेला और उसका ग्रोह मौजूद है। उसके दाएं बाएं कोई 11-12 बदमाश हाथों में गिलास थामे मेरी तरफ देख देख कर हंस रहे हैं। कातलों का ये वो मजमा है जो इससे पहले शायद लंदन में कभी जमा ना हुआ होगा। मुझे साथ लाने वाली औरत अब एक सोफे पर बैठी मुस्कुरा रही है। यूनिमाला ने उसका गिलास भी पुर किया और आगे बढ़ाया। साइजेला ने गर्दन हिलाकर यूनिमाला को कुछ इशारा किया। वो मेरी तरफ आया और तलाशी लेने के इरादे से अपना हाथ मेरे कोट की जेब में डाल दिया। मुमकिन है कोई सिपाही मेरी तलाशी लेता तो मुझे एतराज ना होता, लेकिन यूनिमाला जैसे बदमाश का मेरी जेब में हाथ डालना नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये जानते हुए भी कि साइजेला के हाथ में रिवॉल्वर मौजूद है, मैं पूरी कुव्वत से जापानी स्टाइल का हाथ यूनी की गर्दन पर मारता हूँ।
یہ ضرب اتنی شدید ہے کہ وہ کٹے ہوئے شہتیر کی مانند گر کر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ سائجیلا گرا کر ایک گلیز گالی دیتا ہے، لیکن میں ڈپٹ کر کہتا ہوں، دیکھو سائجیلا، اب اگر تمہاری زبان سے گالی نکلی تو میں قیامت بپا کر دوں گا۔ یہ امریکہ نہیں لندن ہے، سمجھے؟ اور تمہارے یہ بزدل گرگے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تم کھل کر بات کرو تو میں سننے کے لیے تیار ہوں، ورنہ یہ تلاشی ولاشی کا چکر میں برداشت نہیں کیا کرتا، سمجھے؟ سمجھ گیا، وہ کہتا ہے۔ پھر اس کی نگاہیں یونیمالا پر جم جاتی ہیں، جو ایک ہاتھ سے اپنی گردن کی مالش کرتا ہوا اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے، اس کے پاس پستول تو نہیں؟ یونیمالا نفی میں گردن ہلاتا ہے۔ سائجیلا اب میری طرف قہر آلود نظروں سے دیکھ کر کہتا ہے، میرا خیال ہے مسٹر لیمی کوشن، اس سے پہلے کہ ہم آپس میں کھل کر بات کریں تمہارے دماغ کی گرمی اتر جانی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دو بدماشوں کو اشارہ کرتا ہے۔ گروہ میں سے دو کبھی ہیکل آدمی اٹھتے ہیں۔ میں آن واحد میں اچھل کر یونیمالا کی گردن پکڑ کر گھسیٹتا ہوں اور اسے ڈھال بنا کر سائجیلا سے چلا کر کہتا ہوں، ہوش کی دوا کرو سائجیلا، یہ لندن ہے۔ 1 منٹ میں تم اور تمہارے پلے ہوئے کتے پولیس کے قابو میں ہوں گے۔ انہیں واپس اپنی جگہ جانے کی ہدایت کرو، ورنہ میں یونیمالا کی گردن کا منکا توڑ دوں گا۔ دونوں بدماشوں کے قدم رک جاتے ہیں۔ یونیمالا میرے شکنجے میں جکڑا پھڑپڑا رہا ہے۔ سائجیلا کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے سائلنسر چڑھے ہوئے ریوالور کو چلانے کے لیے بے چین ہے، مگر جب تک وہ یونیمالا کو شوٹ نہیں کرے گا مجھے گزند نہیں پہنچا سکتا۔ صورتحال پوری طرح میرے کنٹرول میں ہے۔ بقیہ بدماش بے حس حرکت اپنی اپنی جگہ بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں کنکھیوں سے دیکھتا ہوں وہ خوش جمال عورت جو مجھے اپنے ساتھ لائی ہے اطمینان سے شراب کی چسکیاں لیتی برابر مسکرا رہی ہے۔ دفتن وہ گلاس اسٹول پر رکھ کر سائجیلا سے کہتی ہے، یہ کیا مذاق ہے؟ ریوالور پڑے ہٹاؤ، مہمان کے ساتھ یہ سلوک نازیبا ہے۔ تم جانتے ہو لیمی کوشن ایسی چیزوں سے مروب ہونے والا آدمی نہیں۔ سائجیلا کچھ سوچ کر ریوالور جیب میں ڈال لیتا ہے اور اپنے گرگوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کر کے کہتا ہے، اوکے لیمی کوشن، تم جیتے۔ میرا خیال ہے کونی ٹھیک مشورہ دے رہی ہے، ہمیں معاملے کی بات کرنی چاہیے۔ میں زور سے یونیمالا کو پرے دھکیلتا ہوں۔ وہ دیوار سے ٹکراتا ہے اور فرش پر لیٹ کر لمبے لمبے سانس لینے لگتا ہے، لیکن کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ میں کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں۔ کونی ہنستی ہوئی میرے پاس آتی ہے اور سگریٹ میرے ہونٹوں سے لگا کر لائٹر جلاتی ہے۔ میں سگریٹ سلگا کر سائجیلا کی طرف دیکھتا ہوں۔ وہ سانپ کی مانند پلک جھپکائے بغیر مجھے گھور رہا ہے۔ میں منتظر ہوں کہ وہ کیا کہے گا۔ میں جانتا ہوں تم لندن میں کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ بالآخر وہ زبان کھولتا ہے، بولو، کیا تم مرانڈا وین زیلڈن کے پیچھے نہیں آئے؟ میں زور سے ہنستا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہارا قیاس صحیح ہو اور ممکن ہے غلط بھی ہو۔ خیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس عورت مرانڈا کو اغوا کرنے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہوں۔ میری مدت سے اس پر نگاہ ہے، لیکن بعض ناگفتنی وجوہ کی بنا پر اغوا کا یہ دھندا میں امریکہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ جلد یا بدیر یہ شوقین مزاج اور مہم جو لونڈیا یورپ کی سیاحت پر روانہ ہونے والی ہے۔ اسی لیے میں نے اپنا اور اپنے سب ساتھیوں کا پاسپورٹ پہلے ہی سے تیار کروا لیا تھا۔ ہم یہاں تمہاری طرح جعلی پاسپورٹ پر نہیں آئے ہیں مسٹر کوشن، بلکہ اصلی پاسپورٹ پر آئے ہیں، اور ہم سب امریکی تاجر ہیں، سمجھے؟ سمجھ گیا، میں کہتا ہوں، آگے چلو۔ پروگرام یہ ہے کہ ہم مرانڈا کو یہاں لندن میں اغوا کریں گے اور اسے انگلستان سے نکال کر ایک اور ملک میں لے جائیں گے۔ پھر ہم اس کے باپ سے امریکہ میں فون پر رابطہ قائم کر کے اسے بتائیں گے کہ اس کی لڑکی ہمارے قبضے میں ہے، اور اگر اس نے 10 دن کے اندر اندر $50 لاکھ کی رقم ہمارے نام پر روٹرڈم ہالینڈ کے ایک بینک میں جمع نہ کرائی تو وہ زندگی بھر اپنی لڑکی کی صورت نہ دیکھ پائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ ارب پتی بڈھا بدحواس ہو جائے گا۔ $50 لاکھ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، وہ فوراً یہ رقم جمع کرا دے گا۔ اس کے بعد سائجیلا کہا لگاتا ہے، اس کے بعد بھی ضروری نہیں کہ ہم اس لڑکی کو آزاد کر دیں۔ ممکن ہے ہم اس لڑکی کے کسی اور طرف سے اچھے دام وصول کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یا ممکن ہے ہم اسے دوسری دنیا کی طرف چلتا کر دیں۔ بہرحال یہ باقی باتیں ہیں۔ اوکے مسٹر کوشن، ٹولیڈو سے میں تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم محض تفریحاً اس مالدار لڑکی مرانڈا کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے ہو، تمہارا بھی ایک مقصد ہے۔ بے شک، میں کہتا ہوں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں اس لڑکی سے کسی نہ کسی طرح شادی کروں۔ 2-1 مرتبہ میں نے اس سے بات کی ہے اور میرا خیال ہے وہ مجھے ناپسند نہیں کرتی۔ میرا اندازہ ہے اس شادی کی خبر جب اس کے باپ تک پہنچے گی تو وہ صدمے سے پاگل ہو جائے گا۔ کوئی بھی شریف آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی حسین اور مالدار بیٹی ایک گنڈے اور قاتل سے شادی کرے۔ چنانچہ وہ طلاق لینے کے لیے مجھے ہر قیمت ادا کرنے پر مجبور ہوگا۔ سائجیلا اس بات میں گردن ہلاتا ہے۔
हाँ, ये प्रोग्राम भी कुछ ज्यादा बुरा नहीं, लेकिन मैंने जो मंसूबा बनाया है उसमें ज्यादा रकम ईंटने के इम्कानात हैं। हो सकता है तुम तलाक के सहारे ज्यादा से ज्यादा उस बेवकूफ बुड्ढे से 2-3 लाख डॉलर वसूल करने में कामयाब हो जाओ, मगर जब वो देखेगा कि उसकी बेटी की जान खतरे में है तो वो सब कुछ हमारे हवाले करने पर तैयार हो जाएगा। और इस काम में मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आता है। मैं तुम्हारे कारनामों से खूब वाकिफ हूँ कौशन। तुम्ही ने कई बरस पहले ओक्लाहोमा में 2 पुलिस वालों को गोली मारी थी। तुम्हें उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन चंद माह बाद ही तुम जेल से फरार होने में कामयाब हो गए। मैं आज तक हैरान होता हूँ कि तुम उस कड़े पहरे में से निकलने में क्यों कर कामयाब हुए। बहरहाल उसके बाद तुम रियासत कंसास में चले गए और एक गिरोह में शामिल होकर तुमने न जाने क्या क्या घूल खिलाए। मेरा ख्याल है वहां भी तुमने एक पुलिस अफसर को हलाक किया था। तुम्हारा रिकॉर्ड इस कदर खराब है कि अगर तुम इस मर्तबा पुलिस के फंदे में फंस गए तो अंडे की तरह तल दिए जाओगे। बोलो, क्या इरादे हैं? मेरे साथ काम करोगे या अपनी गाड़ी अलग चलाओगे? दूसरी सूरत में मेरे लिए तुम्हें राह से हटाना दुश्वार नहीं होगा। मैं फिर क्या कहा लगाता हूँ। साइजेला इस मर्तबा मेरे लिए एक सिगरेट सुलगाता है। मैं शुक्रिया कहकर इनकार कर देता हूँ और अपना सिगरेट निकालता हूँ। मुझे राह से हटाना इतना आसान नहीं साइजेला, मैं कहता हूँ। बहरहाल जो मंसूबा तुमने बनाया है वो मेरे प्रोग्राम से उम्दा है। अब ये बताओ कि मैं इस मंसूबे में किस जगह और कैसे फिट हो सकता हूँ। साइजेला अपनी जेब से एक कागज बरामद करता है। इस वक्त हमारे गिरोह में 25 अफराद शामिल हैं और मैं चाहता हूँ कम से कम हर शख्स को अपने अपने काम के एतबार से इतनी रकम मिल जाए कि उसे मजीद कई बरस तक अय्याशी के सिवा कुछ ना करना पड़े। अब मेरे हिसाब के मुताबिक इस धंधे में मेरे हर आदमी को तकरीबन 2.5 लाख डॉलर मिल जाएंगे। मैं चूंकि इस मंसूबे का खालिक हूँ इसलिए मेरा हिस्सा कोई 15 लाख डॉलर का है। ये कहकर वो रुक कर मेरी तरफ देखता और मुस्कुराता है, फिर कहता है, और मैंने तुम्हारे लिए 10 लाख डॉलर की रकम तजवीज़ की है। क्या ये मुआवजा मुनासिब है? मैं मुंह खोलकर सीटी बजाता हूँ। 10 लाख डॉलर खासी माकूल रकम है मिस्टर साइजेला। मैं सोच रहा हूँ इस मंसूबे के बाद अपने मौजूदा पेशे से रिटायर हो जाऊंगा और इस रकम से एक छोटा सा मुर्गी खाना खोल डालूंगा। मुर्गी खाना खोलो या हाथी खाना, 10 लाख डॉलर मैं तुम्हें दूंगा बशर्त कि तुम मेरे कहने पर अमल करो। और हाँ, ये बताए देता हूँ, अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की हमाकत की तो वहां मारूंगा जहां पानी भी ना मिले। समझे? समझ गया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे फ्राइज क्या हैं। सुनो कान खोलकर, साइजेला कहता है। मिरांडा वैन जेल्डन आजकल लंदन में है और उसकी रातें मुख्तलिफ क्लबों और तफरीगाहों में कटती हैं। वो 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर तुम इससे खूब रब्तो जब्त बढ़ा लो। मेरा अंदाजा है कि वो तुम्हें पसंद करती है। तुमने जैमसन क्लब में उस रात जिस खूबी से उसे भगाया, इस पर वो तुम्हारी ममनून एहसान होगी। ऐसे हालात में उसका कुर्ब हासिल कर लेना कुछ मुश्किल ना होगा। इस दौरान में मैं एक बड़ी पार्टी का एहतमाम करूंगा। इस मकसद के लिए मैं किसी उम्दा मकाम पर एक बड़ा मकान फर्नीचर समेत किराए पर ले रहा हूँ। उस मकान को खूब सजाऊंगा। फिर तुम मिरांडा को अपने साथ लेकर वहां आना। तुम उससे बताना कि पार्टी बड़ी शानदार होगी और उसमें लंदन की ऊंची सोसाइटी के अफराद खास तौर पर शामिल होंगे। ऐसा नमक मिर्च लगाना कि वो पार्टी में आने के लिए बेताब हो जाए। लेकिन खबरदार, उसके आने की खबर कानो कान किसी को ना हो। वो अपनी किसी खादमा या सेक्रेटरी से हरगिज जिक्र न कर पाए, वरना हमारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। बात तो ठीक है, मैं कहता हूँ, लेकिन क्या खबर कोई और भी चुपके चुपके मिरांडा की निगरानी कर रहा हो? उसे तो बहरहाल हमारी नकलो हरकत का इल्म हो जाएगा। साइजेला दांत निकालकर बंदरों की तरह हंसता है। खूब दूर की कौड़ी लाए हो कौशन। मिरांडा का बुढ़ा बाप इतना अहमक नहीं है कि अपनी लड़की को यूं आवारा फिरने देगा। सुनो, उसने एक सुराग रसां कुत्ता उसके पीछे लगा रखा है और मिरांडा उस कुत्ते के वजूद से बेखबर है। उस सुराग रसां का नाम गैलेट है और वो दिन रात खुफिया तौर पर मिरांडा की निगरानी के फराइज अदा कर रहा है। जिस होटल में मिरांडा का क्याम है उसके नजदीक ही एक दूसरे होटल में ये शख्स गैलेट ठहरा हुआ है। ताहम तुम्हें उस सुराग रसानी के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैंने योनी माला को हिदायत कर दी है और 2-1 दिन के अंदर अंदर उस बदबख्त गैलेट को अदमाबाद पहुंचाने के इंतजाम कर देगा। क्यों योनी, ठीक है ना? योनी माला अपनी बाएं आंख दबाकर मुस्कुराता है। मैं समझ जाता हूँ कि अब इस शख्स गैलेट की खैर नहीं। वो अपनी जेब से कोई 11 इंच लंबा चाकू निकालकर उसके चमकदार फल पर उंगली फेरते हुए कहता है, सुनो कौशन, ये शख्स गैलेट स्ट्रैंडर्ड चैम्बर्स के एक फ्लैट में रहता है। मिरांडा का होटल उसके एन सामने है। कल शाम एक फोन कॉल गैलेट के नाम की जाएगी, अर्जेंट कॉल। उसे कहा जाएगा कि फौरन फला मकाम पर पहुंचे। मिरांडा के बारे में एक खास बात कहनी है। मिरांडा का नाम सुनते ही गैलेट इस तरह खींचा चला आएगा जिस तरह लोहा मकनातीस की तरफ, और फिर वो चाकू की धार पर दोबारा उंगली फेर कर हंसता है। यूनी के साथ दूसरे तमाम बदमाश भी कह लगाते हैं।
साइजेला भी हंस रहा है और कोनी की बातें भी चिरी हुई हैं। इखलाकन मैं भी हंसी में उनका साथ देता हूँ। साइजेला मुसाफे के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, बस तो तय हो गया, तुम हमारे लिए काम करोगे। मैं इस बात में गर्दन हिलाता हूँ। वो जोर से मेरी कमर पर हाथ मारकर कहता है, लड़को उठाओ अपने अपने गिलास और हमारे हीरो लवी कौशन की सेहत का जाम नोश करो। मैं बारी बारी सबसे मुसाफा करता हूँ और उसके बाद साइजेला मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे रुखसत करने के लिए बाहर दरवाजे तक आता है। जेब से करेंसी नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकालकर मुझे देते हुए कहता है, ये $10,000 इब्तदाई अखराजात के लिए अपने पास रखो। तुम्हें उस शौकीन मिजाज लोंडिया के साथ न जाने कहाँ कहाँ घूमना फिरना पड़ेगा। और हाँ, देखो मैं फिर कहता हूँ, धोखा देने की कोशिश ना करना, वरना तुम्हें कुत्ते की मौत मार दूंगा। खाम खा तुम दुनिया के आखिरी कोने में चले जाओ। मुझे तुम्हारा मौजूदा पता भी मालूम है। तुम जर्मन स्ट्रीट के एक फ्लैट में ठहरे हुए हो। बहरहाल जब तक हमारा मंसूबा पाए तकमील तक नहीं पहुंच जाता, मेरा एक आदमी तुम्हारी निगरानी के फ्राइज अंजाम देता रहेगा, ताकि तुम कहीं और ना खिसक जाओ। मैं जरा मोहतात आदमी हूँ। काशन, तुम तो जानते ही हो, बस कल सुबह से तुम अपने धंधे में लग जाओ। जितनी जल्दी मिरांडा को मेरे फंदे में फंसा दोगे, इतनी जल्दी $10 लाख तुम्हारी जेब में होंगे। फिर तुम वो पोल्ट्री फार्म खोल लेना। हा हा हा। वो मुंह खोल कर हंसता है और मैं भी उसका साथ देता हूँ। फिर हम अलविदा कहकर अलग अलग हो जाते हैं। मैं वो नोटों की गड्डी जेब में ठोंस लेता हूँ। सड़क पर आकर मैं खंबे की रोशनी में घड़ी पर निगाह डालता हूँ। रात का 1 बजने वाला है। इस वक्त मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा है और मैं दिल में बेहद खुश हूँ। भला जरा से काम के $10 लाख आपको मिल जाएं तो क्या आप खुश नहीं होंगे? 1 फरलांग पैदल चलने के बाद मैं सड़क के किनारे लगे हुए टेलीफोन बूथ में दाखिल हो जाता हूँ। मेरे पास मैकफी का नंबर मौजूद है, जो मेरी कमीज के बाएं कफ पर बटन के पीछे बारीक हिंसों में सुरमई पेंसिल से लिखा है। मैकफी मेरा पुराना दोस्त और साथी है। वो कुछ अरसे से लंदन में है। हमने बहुत से मार्कों में इकट्ठे हिस्सा लिया है। मैं ये नंबर डायल करता हूँ। चंद लम्हों बाद मैकफी की आवाज़ मेरे कान में आती है। गालबन उसे बिस्तर से सोते हुए उठना पड़ा है। मैं उसे अपना नाम बताता हूँ। वो खुश हो जाता है। फिर मैं उसे साइजेला और दूसरे बदमाशों से अपनी मुलाकात का मुख्तसर हाल सुनाता हूँ। आखिर में उस मंसूबे का जिक्र करता हूँ जिसका ताल्लुक मिरांडा के अगवा से है। $10 लाख का जिक्र सुनकर मैं तस्वुर में देखता हूँ मैकफी के मुंह से राल टपक रही है। वो हैरत से फोन पर ही सीटी बजाने लगता है। जब मैं चुप होता हूँ तो वो पूछता है, इस रकम में यारों का भी कुछ हिस्सा है या नहीं? सब कुछ तुम्हारा है प्यारे, बस तुम तैयार रहो। मेरा ख्याल है हम दोनों मिलकर उस हरामी साइजेला को आसानी से डबल क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद अपने पोबारा हैं। बस तुम सब्र से अपने घर में ही टिके रहो। मैं 1 आध दिन में दोबारा फोन करूंगा। ओके? वो कहता है, मैं घर पर ही हूँ, जब चाहो याद कर लेना।